हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत ही स्वागत है। तो आज हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री की बुक की। तो आपका अगला अध्याय है 8। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें दिया हुआ पहले रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उसे अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों के दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर शेर क्यों बने हुए हैं। ठीक है, तो दिया है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में स्थापित किया गया है, जिसके विषय में हम अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर उनके कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो उनके दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त या कौटिल्य राज्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य और कौटिल्य नाम था, जिन्होंने उनके राज्य को जीतने में बहुत सहायता किया था। ठीक है, और उनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे दिया हुआ है कौटिल्य नाम के चाणक्य के विचार को हम अर्थशास्त्र नामक किताब में पढ़ते हैं। तो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। उसके बाद में आते हैं वंश। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में भी 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। तो चंद्रगुप्त थे और उनका बेटा बिंदुसार और उनके बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये जो है आपके एक ही वंशज के हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त हैं और उनके बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो ये क्वेश्चन से पूछ सकता है, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, या अशोक के पिता का क्या नाम था, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके इनके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे दिए हुए हैं। और साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, मानचित्र में काले बिंदु से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग। तो ये जो है ये तक्षशिला जो है मार्ग में था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाने का। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत के जाने वाले रास्ता पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्प रहा करते थे। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जो उज्जैन के उत्तरी भारत में जो दक्षिण भारत जाने का रास्ता पड़ता था वहाँ पे व्यापारी और जो अधिकारी थे वो रहा करते थे। साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों और किसानों पशुपालकों के गाँव बसे हुए थे। ठीक है, तो उस गाँव में कौन से किसान भी रहते थे, पशुपालक भी रहते थे। मध्य भारत के इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ था और वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपना जीविका चलाते थे। तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था फल फूल का संग्रहण करना और जीवों का शिकार करना। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग अब शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ पे अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए साम्राज्यों को
राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राज्य जो होते हैं साम्राज्य से बड़े होते हैं, सॉरी जो है साम्राज्य जो होते हैं राज्य से बड़े होते हैं और उसके तुलना में वहाँ पे उसको ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण इसे बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत भी होती है। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन, वहाँ साम्राज्य में कैसे प्रशासन होता है, कैसे वहाँ का जो है नियम कानून होते हैं, कैसे वहाँ पे चलाया जाता है। तो चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। ठीक है, और इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गाँव और शहरों, किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से इकट्ठा कर के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था। ठीक है, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी इनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी जो होते थे उनको वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक जो होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे और जो है राजा की जासूस अधिकारियों की क्रियाकलाप पर भी नजर रखते थे। इसके सबके लिए सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, तो ये सब अपने पुत्रों को राजकुमार, जिसे गवर्नर कहते हैं, उसको बनाकर भेजते थे। ऐसा लगता था कि जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और भेंट के रूप में मिलते उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने की कीमती वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किया, जो भी चीज़ें थी मतलब उन लोग को नजराने के तौर पे दिया था। नजराना क्या था पहले, जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए किए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब जो है जैसे कर था वो निश्चित था, सभी को देना पड़ता था, लेकिन नजराना है वो इच्छित व्यक्तियों से लिया जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग में आजकल पुरस्कार इनाम होता है वैसे नेक वगैरह जैसे उसी टाइप का। अब दिया है मेगास्थनीज राजधानी में सम्राट। तो मेगास्थनीज नाम के जो है वो कौन थे, एक जो है राजदूत थे। ठीक, मेगास्थनीज ये तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है, और पश्चिम एशिया यूनानी के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने जो भी देखा उसका विवरण दिया। हम यहाँ उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया था। मतलब उन्होंने अपने मतलब जो भी रचना किया था, जो भी लिखा था, तो उन्होंने लिखा था कि जो है सम्राट जो है जनता क्या करती थी, जब जनता मतलब शोभा यात्रा निकलता था सम्राट का, तो क्या करते थे जनता में जश्न के रूप में मनाते थे। उन्हें एक सोने की पालकी पर ले जाते थे और जो अंगरक्षक होते थे, मतलब जो उनके सिपाही होते थे, सेना लोग थे, सोने चांदी अलंकृत हाथियों से सवार रहते थे और कुछ जो है पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। ठीक है, और जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। और राजा जो है समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डर रहते कि कहीं कोई इसकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाने में पहले जो है नौकर चखते थे। ठीक है, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, और दिया है नीचे और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। तो जो पाटलिपुत्र है उसको आधुनिक पटना कहते हैं। ठीक है, पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब दिया है यहाँ एक विशाल खूबसूरत नगर है, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है, जो 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाने के पहले
खास नौकर उस खाने को चखते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार से भिन्न था, इसका तो मतलब ऐसे दिया हुआ है। अब मेन फैक्ट आप, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद किया था कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। ठीक है, अब दिया है अशोक एक अनोखा सम्राट। ये भी आप देखिए, इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो अभिलेखों का जो लेखन कराया गया है, किसके काल में कराया गया है? वो अशोक के काल में कराया गया है। ठीक है, सबसे जो है इसके अशोक के काल में किया गया है। ठीक, और जो है अशोक के जो अभिलेख होते थे प्राकृतिक और ब्राह्मणी भाषा की लिपि में लिखे होते थे। अब कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात की कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय प्राप्त की, और जब उनका जो है अभिषेक हुआ तो उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग सगे संबंधियों मित्रों से बहुत प्यार करते, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या परिजनों को खो देते। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म का पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ धर्म के माध्यम से लोगों को दिल को जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, और मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें सोचना कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। और कलिंग की लड़ाई के युद्ध को लेकर अशोक के मन के विचारों कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत जो है आपका धर्म का प्राकृतिक रूप है। कौन सा है? धर्म का प्राकृतिक रूप है धम्म जो है संस्कृत भाषा का। अब देखते हैं कलिंग युद्ध। ठीक है, तो जो है अशोक का कलिंग युद्ध। ठीक, तो अशोक जो है कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का नाम है, और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। ये युद्ध जनित और हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध में तिश्रा हो गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि अशोक का धर्म क्या था। ठीक है, मतलब उनका जो उद्देश्य धर्म क्या था। तो देखा गया अशोक के धर्म में किसी देवता को पूजा, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनके कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का भी निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई सारी, तो ये जान लीजिए वो बौद्ध धर्म के जो है संरक्षक बन गए थे। बाद में वो अनुयायी बन गए थे। कौन? अशोक। तो वे बौद्ध धर्म के उद्देश्य से प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, और उनके कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों में अलग झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने महात्म नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने कई संदेशों कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए। उन्होंने और भी अभिलेखों का निर्माण कराया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उनके लोग को पढ़कर सुनाए, जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके लिए अतिरिक्त मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब दिया अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या है। तो वे लोग अक्सर अपने अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब एक बीमार होते हैं तो उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों को जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी भी काम के नहीं है। इसके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने वे ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों की दया करना, ब्राह्मणों का तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है।
हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के विश्वासों को समझने की कोशिश करना चाहिए, करते हुए आदर करना चाहिए। अब दिया क्या नीचे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है, उनके धर्म देश आज भी हमसे ऐसी भाषा से बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धम्म विचारों को दूर तक फैलाने की उनकी बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट आपका अन्यत्र में दिया है, मौर्य साम्राज्य के उभरते हुए पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों में चीन का दीवार का निर्माण किया था। तो चीन के दीवार का निर्माण कब हुआ था? 2400 वर्ष पूर्व हुआ था और इन्हें बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा में पशुपालन लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार भी लगभग 64 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है चीन की दीवार? 6400 किलोमीटर। इसके पत्थर और ईंटों से बनी हुई ऊपरी सतह पर सड़क जैसे चौड़ी है और इस दीवार को बनाने में 1000 लोग काम करना पड़ा। हर 100 मीटर दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसा भिन्न था? अब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डे है, महत्वपूर्ण तिथि जो है, मौर्य साम्राज्य की जो है शुरुआत कब हुई? आपका 2300 वर्ष पहले हुई है। और भी चीज़ें फैक्ट में है। ठीक है, आप उनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए। ये देखिए मानचित्र है। ठीक है, ये देखिए, और ये देखिए इसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ दिए हुए हैं, हम इसको भी पढ़ा देते हैं। तो लगभग 2200 वर्ष पहले क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर अन्य सभी जगहों पर नए नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम में उत्तर भारत के कुछ करीब 100 सालों तक हिंदू यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिम उत्तर भारत के पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। तो पहले कौन आया? आपका दिया हुआ है हिंदू यवन राजा है, फिर उसके बाद में शक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 500 वर्ष तक टिके रहे। जब शक जो है शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं हुई तो शकों के बाद कौन आया? कुषाण ने। ठीक है, कौन आया? कुषाण। ठीक है, ये भी जो है देखिए हिंदू यवन आया इसके बाद में, उसके बाद शक आया, उसके बाद कुषाण स्थापित हुआ। ठीक है, और दिया उत्तर तथा मध्य भारत में इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। ठीक है, कौन? पुष्यमित्र शुंग ने एक जो है, शुंग के बाद कौन आया? शुंग जो थे उसके बाद में कर्ण आया और तथा वंशों ने शासन चलता रहा। 1700 वर्ष पहले गुप्त वंश के साम्राज्य की स्थापना हुई। देखा है कि पश्चिमी भाग में कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध भी लड़े। ठीक है, सातवाहन, यहाँ पे सातवाहन शासकों ने भी यहाँ पे अपना शासन किया। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। ठीक है, तो सातवाहन ने लगभग कितने साल तक शासन किया? 400 सालों तक। 1700 वर्ष पहले मध्य पश्चिमी भारत में वाकाटक जो है वंश के जो है शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों और चेरों और पांड्यों ने भी शासन किया। तो कौन कौन से वंश भी आए? चोर, चेल और पांड्य भी ने किया। और उसके बाद में 1500 साल पहले कौन आया? पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा अन्य भी कई राजा थे जिन्हें हम सिक्के और पनडुब्बियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सभी के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग का व्यापार में तथा प्रगति हुई। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर अपनी बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया के पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों और इमारतों का भी बहुत निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुई। सारी बातें एक साथ हो रही थी। इस पुस्तक में बाकी हिस्से का पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान में रखना। देखिए सातवाहन ने अपने सिक्के चलाए थे उस समय। ठीक है, ये कुषाण वंश के सिक्के हैं। हिंदू यमन लोग आए थे, उन्होंने सिक्कों को कैसे बनाया? और ये शक, तो हिंदू यमन आए, फिर कुषाण आए, फिर शक आया, फिर सातवाहन। ठीक है, और इसके बाद जो है दक्षिण भारत में भी देखिए आए थे चोर, चेल। ठीक है, चोल, चेरो और पांडे लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।